प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, आदाब। मोक्स प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद साबरी आपका स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में हमने हिंदी वर्णमाला पर बातचीत करते हुए स्वर और व्यंजनों के वर्गीकरण पर चर्चा की थी और जाना था कि ध्वनि वर्गीकरण के सिद्धांत क्या हैं, जिन्हें आधार बनाकर हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस दूसरे सप्ताह के 8वें व्याख्यान में ध्वनि वर्गीकरण के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हिंदी की स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण सीखेंगे। इस विषय के अध्ययन के बाद आप प्रयत्न के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को समझ सकेंगे, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को जान सकेंगे और ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के उच्चारण से परिचित हो सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं स्वर और व्यंजन की परिभाषा और प्रकार की और उदाहरणों के माध्यम से उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण घटक हैं जो शब्द और वाक्य बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। अब बात करते हैं वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा विज्ञान और व्याकरण में अक्षरों को वर्गीकृत करने और वर्गीकरण करने के लिए प्रयुक्त होता है। वर्ण अक्षरों की छोटी भाषाई इकाई को कहा जाता है, जिन्हें व्यक्ति उच्चारण और लिखने के लिए प्रयुक्त करते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण अक्षर हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित कुछ वर्णमालाएं होती हैं। मैं आपको कुछ वर्णमालाएं बता रहा हूं, जैसे अ, आ, इ, ई या क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ इत्यादि। वर्ण, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं और इनके संयोजन से शब्द बनते हैं। वर्ण विज्ञान और व्याकरण के माध्यम से वर्णों के स्वरूप, उच्चारण और उनके प्रयोग के नियमों का अध्ययन किया जाता है। इन ध्वनियों को मूल रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहली स्वर ध्वनियाँ, दूसरी व्यंजन ध्वनियाँ और तीसरी अयोगवाह ध्वनियाँ। तो पहले देखते हैं स्वर ध्वनियाँ। स्वर उस ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। हिंदी भाषा में स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मूल स्वर, अर्थात वे स्वर जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता। वे स्वर जिनका कोई विभाजन नहीं हो सकता मूल स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, इ, उ। दीर्घ स्वर दूसरे नंबर पर आते हैं, अर्थात एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाले स्वर। एक बार फिर बता दूं, एक ही मूल स्वर के 2 बार जुड़ने से बनने वाले स्वर, जैसे
अ प्लस अ क्या बनेगा? आ। उ प्लस उ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ई प्लस ई बनेगी बड़ी ई। तीसरे नंबर पर आता है आपका संयुक्त स्वर, अर्थात वे दीर्घ स्वर जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हों। दीर्घ स्वर में क्या हो रहा था? एक ही स्वर जो है वो दो बार मिल रहा था, तब दीर्घ बन रहा था। लेकिन यहां क्या है? संयुक्त स्वर में वे दीर्घ स्वर जो अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हों। जैसे अ प्लस ई तो बनेगा ए। अ प्लस ए बनेगा ऐ। अ प्लस उ बनेगा ओ। और अ प्लस ओ बनेगा औ। तो इसमें क्या है? वे दीर्घ स्वर जो अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते, जिनका कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आती है आपकी अयोगवाह ध्वनियाँ। ये वे ध्वनियाँ हैं जो न स्वर है न ही व्यंजन। ये स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये स्वरों के बाद आते हैं, उनसे पहले नहीं आते। ऐसी तीन ध्वनियाँ हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार एक नासिक्य ध्वनि है। अनुस्वार का अर्थ है अनु प्लस स्वर, अर्थात जो नासिक्य ध्वनियां स्वर के उच्चारण के बाद आती हैं, जैसे गंगा। अनुस्वार के रूप में वर्गीय व्यंजनों के संदर्भ में नियम यह है कि अनुस्वार अपने से बाद में आने वाले व्यंजन के वर्ग का ही पांचवा व्यंजन होगा। उदाहरण के लिए आपने लिखा गंगा, तो गंगा जब हम लिखेंगे तो उसमें जब अनुस्वार आएगा तो जो का वर्ग है, का, ख, ग, घ, अंग, तो गंगा में गा बनेगा और अंकी बिंदी के स्थान पर अंगा बनेगा और फिर गा बनेगा, उस पर आ की मात्रा आएगी, तब गंगा लिखा जाएगा। दूसरी होती है अनुनासिक। वह नासिक्य ध्वनि जो स्वर के साथ जोड़कर बोली जाती है। इसके संकेत के रूप में अ, आ के साथ चंद्र बिंदु तथा ए व ओ की मात्रा के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे आंख, तो आ, बड़ा आ, ऊपर चंद्र बिंदी और खा, आंख। तो ये आपके अनुनासिक ध्वनियां हैं। तीसरे नंबर पर आती है आपकी विसर्ग ध्वनियां। यह वह ध्वनि है जो कुछ तत्सम शब्दों में स्वर के बाद ह रूप में उच्चारित होती हैं, जैसे दुख, छह, प्रायः, अतः आदि। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि वर्णमाला में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों की गणना एक ध्वनि के रूप में ही की जाती है। इस प्रकार अयोगवाह ध्वनियां दो ही बचती हैं। अब बात करते हैं स्वर के भेदों की। स्वर के कितने भेद होते हैं? उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं।
ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, यानी कि छोटा अ, छोटी ई और छोटा उ, ये है आपके ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है। और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगती हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ओ, औ। तो आप देख रहे हैं कि इनके उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा है। तो ये जो ध्वनियां हैं आपकी, ये जो स्वर हैं आपके, क्या है? दीर्घ स्वर हैं। एक मैंने आपको बताया था प्लुत स्वर। संस्कृत में प्लुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। प्रयत्न के आधार पर जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जीभ के प्रयत्न के आधार पर, जिह्वा के प्रयत्न के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीभ यानी हमारी जबान के 3 भाग होते हैं: आगे का भाग, पीछे का और बीच का। इन्हीं तीनों हिस्सों के आधार पर, इन्हीं तीनों भागों के आधार पर स्वरों के 3 भेद बने हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, अग्र स्वर कहते हैं। जैसे इ, ई, ए, इसमें क्या है? जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है, तो ये आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ, उ, औ, ये आपके पश्च स्वर हैं। और तीसरा आता है आपका मध्य स्वर। हिंदी में अ स्वर जो है वो केंद्रीय स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो ये जो स्वर है अ, ये आपका मध्य स्वर है। तो प्रयत्न के आधार पर आपने देखा कि स्वर के 3 भेद हुए: अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अब बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर, यानी मुंह की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुख की आकृति के आधार पर, इससे हमारा मतलब ये है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा मुंह कितना खुलता है, उसकी क्या आकृति रहती है, उसके आधार पर स्वर के भेद किए जाते हैं। इसमें पहला आता है आपका संवृत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे इ, ई, उ, वे कहलाते हैं संवृत। दूसरे नंबर पर आता है आपका अर्ध संवृत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, जैसे ए, ओ। इसमें क्या है? मुख संवृत की अपेक्षा कुछ अधिक खुल रहा है। और तीसरा है आपका विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, जैसे आ। जब आप बड़ा बोलेंगे तो आपका मुख पूरा खुलेगा, तो ये आपका विवृत हुआ। और चौथा है आपका अर्धविवृत।
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जैसे अ, ऐ, औ, उनको हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। तो मुखाकृति के आधार पर जब हम स्वरों के भेदों की बात करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, तो ये संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत होते हैं। अब बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, यानी होंठों की आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। सबसे पहला भेद जो है ओष्ठाकृति के आधार पर, वो है वृत्ताकार। जिनके उच्चारण में होंठों की आकृति वृत्त के समान रहती है, वृत्त के समान बनती है, वो वृत्ताकार कहलाते हैं। जैसे उ, ऊ, ओ, औ, इसमें होंठों की आकृति कैसी है? वृत्ताकार। दूसरी है अवृत्ताकार। इनके उच्चारण में होंठों की आकृति अवृत्ताकार होती है। जैसे इ, ई, ए, ऐ, इसमें क्या है? होंठों की आकृति अवृत्ताकार है। और तीसरा होता है उदासीन। अस्वर के उच्चारण में होंठ उदासीन रहते हैं। ओ स्वर अंग्रेजी से हिंदी में आया है। जैसे आप लिखते हैं ऑफिस, बॉस, तो जो अ स्वर है वो अंग्रेजी से हिंदी में आया है, और अ स्वर के उच्चारण में होंठ उदासीन रहते हैं। तो इसमें आपकी वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन। तो ये आपने देखा कि जो स्वर हैं उनका जो वर्गीकरण है, हम समय के अनुसार बोलने में कितना समय लगता है उसके आधार पर उनको वर्गीकृत करते हैं, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, और उसके बाद आपका ओष्ठाकृति और मुखाकृति के आधार पर उनको वर्गीकृत करते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको स्वर के जो भेद हैं, स्वर को जो हम ध्वनि सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। स्वर ध्वनियों के वर्गीकरण के बाद एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन ध्वनियों में परिवर्तन भी होता है। ये बात भी हमारे लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। वर्गीकरण तो हम करते हैं, स्वरों का भी करते हैं, व्यंजनों का भी करते हैं, लेकिन इनमें जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किन किन दिशाओं में हो सकता है, उसके संबंध में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और देखते हैं कि जो ध्वनि परिवर्तन है उसकी क्या दिशाएं हैं, किन किन दिशाओं में ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। ध्वनि परिवर्तन का अर्थ किसी भी भाषा के विकास पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि उसके पुराने और नए रूप में पर्याप्त अंतर आ गया है। यह अंतर उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तनों को सूचित करता है। किसी शब्द में कोई कहीं नई ध्वनि आ मिली है तो कहीं कोई ध्वनि लुप्त हो गई है। किसी ध्वनि का स्थान परिवर्तन हो गया है तो किसी ध्वनि का घोष से अघोष हो जाना अथवा अघोष ध्वनि का घोष हो जाना, सभी परिवर्तन भाषा में ध्वनि परिवर्तन कहे जाते हैं। बहुत समय तक किसी शब्द का प्रयोग होते रहने पर उसकी कई ध्वनियाँ अल्प प्राण हो जाती हैं, तो कोई कोई अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि का रूप ले लेती है। इन सभी को ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कहा जाता है। ये जो दिशाएं हैं, कौन कौन सी दिशाएं हैं जिनमें ध्वनि परिवर्तन हो जाता है? तो इसमें ध्वनि परिवर्तन की पहली दिशा है आगम। किसी शब्द में पहले से कोई ध्वनि जब अविद्यमान रहती है, यानी कि किसी शब्द में पहले से कोई ध्वनि नहीं रही और बाद में उसमें वह आ मिलती है, तो चाहे वह स्वर हो, व्यंजन हो अथवा अक्षर हो, वह नवीन आई ध्वनि
आगम कहलाती है। यानी कि जो ध्वनि पहले से थी ही नहीं और वो आकर किसी शब्द में, किसी ध्वनि में मिल जाती है, तो क्या होता है, उस ध्वनि को हम आगम ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि का आगमन शब्द के प्रारंभ, मध्य अथवा अंत में कहीं भी हो सकता है। इस प्रकार यह स्वरागम भी 3 प्रकार का होगा, आदि, मध्य और अंत के आधार पर। और इसी प्रकार से जो व्यंजनागम है वो भी इसी प्रकार से होगा। वो बीच में भी लग सकती है, शुरू में भी लग सकती है और बाद में भी लगती है। तो ये जो ध्वनि है, इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं आगम के। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण से सुवर्ण, शाप से श्राप, वधु से वधूटी, वर यात्रा से बारात, प्रिय से पिया। तो ये जो है आपका, ये जो आप परिवर्तन देख रहे हैं, ये परिवर्तन आपका आगम परिवर्तन है। दूसरे नंबर पे जो परिवर्तन होता है वो होता है लोप। किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना ध्वनि का लोप कहलाता है। किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना ध्वनि का लोप कहलाता है। जैसे स्कंध से कंधा, स्नान से नहाना, शिक्षा से सीख, ग्राम से गांव, सर्प से सांप आदि। स्नेह से नेह, वाष्प से भाप, दूरवा से दूब, भगिनी से बहन, सूची से सुई। तो ये सब जो उदाहरण हैं, में कभी आदि में, कभी मध्य में और कभी अंत में ध्वनि का लोप हो गया है। तो आगम की भांति लोप के भी ठीक उसी प्रकार से भेद किए जाते हैं। वो स्वर और व्यंजन में प्रारंभ में भी लग सकती है, मध्य में भी लग सकती है और अंत में भी लग सकती है। इसके बाद जो ध्वनि परिवर्तन की तीसरी जो दिशा है वो है विपर्यय। किसी शब्द में न तो कोई नई ध्वनि जुड़ी हो और न लुप्त हुई हो। स्पष्ट हुआ होगा आपको, न तो कोई ध्वनि किसी शब्द में जुड़ी हो और न लुप्त हुई हो, बल्कि शब्द की ध्वनियां अपना स्थान बदलकर आगे पीछे हो गई हों, उसे विपर्यय कहा जाता है। उदाहरण के लिए शब्द है अदरक, उसको विपर्यय होके क्या हो जाता है, वो अदकर। लखनऊ क्या हो जाता है, नखलऊ। एक शब्द है आपका ससुर, ससुर का विपर्यय हो जाता है सुसर। शब्द है आपका पगला, पगला किससे हुआ है विपर्यय होके, पागल से। सही शब्द क्या है, पागल, पागल से बना पगला। मतलब, मतलब से मतबल आदि। कभी कभी शब्द या शब्दांश का भी विपर्यय हो जाया करता है। जैसे आगे पीछे से पीछा आगा, रात दिन से दिन रात, ओखल मूसल से मुखल ओसल। इसे अंग्रेजी भाषा में स्पूनरिज्म कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें आप विपर्यय के माध्यम से ध्वनियों को बदलते हुए देखते हैं, उसमें परिवर्तन होते हुए देखते हैं। परिवर्तन की चौथी और महत्वपूर्ण जो दिशा है वो है समीकरण। किसी शब्द में जहां दो ध्वनियां हों, जिनमें एक सशक्त ध्वनि दूसरी ध्वनि को अपने अनुरूप परिवर्तित कर लेती है, बदल लेती है, इसे समीकरण कहा जाता है। जैसे संस्कृत का
अग्नि प्राकृत में अग्गी हो जाता है। धर्म संस्कृत से प्राकृत में धम हो जाता है। वलकल से वक्कल आदि। समीकरण स्वर का व्यंजन का दो प्रकार का हुआ। समीकरण स्वर का और व्यंजन का दो प्रकार का हुआ और पुनः उसके दो भेद हुए, अग्र और पश्च, यानी कि आगे और पीछे जो परिवर्तन हुआ। इस प्रकार समीकरण को हम चार प्रकार का मानते हैं, क्योंकि दो स्वर में और दो व्यंजन में। इसी प्रकार विषमीकरण होता है, जहां दो एक ही प्रकार की ध्वनियां धीरे धीरे असमान होकर विषमता में बदल जाएं, वहां विषमीकरण होगा। जैसे कंकन से कंगन। समीकरण की भांति इसके भी स्वर विषमीकरण, व्यंजन विषमीकरण, अग्र और पश्च भेद होते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हम विषमीकरण में चार भेद कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमने समीकरण में चार भेद किए थे, दो स्वर के और दो व्यंजन के, क्योंकि वो आगे, शब्द के आगे या पीछे कहीं भी परिवर्तन हो सकता है। छठे नंबर पर आता है आपका सघोषीकरण, जहां एक अघोष ध्वनि अपने साथ की ध्वनि के प्रभाव से घोष में बदल जाए, वहां सघोषीकरण कहा जाता है। एक सघोष ध्वनि अपने साथ की ध्वनि के प्रभाव से, उसके असर से घोष में बदल जाए, वहां सघोषीकरण कहा जाएगा। जैसे शकुन से सगुन, शाख से साग, हस्त से हाथ। ये आपकी यहां जो सघोषीकरण की प्रक्रिया है, अघोष ध्वनियां वो घोष हो गई हैं। ठीक इसी प्रकार से अघोषीकरण होता है, जहां शब्द में कोई घोष ध्वनि अघोष ध्वनि में बदल जाए, उसे अघोषीकरण कहा जाता है। जैसे फारसी मदद से मदत, मदद से क्या हुआ? मदत। तो ये आपका अघोषीकरण हुआ। इसके अलावा मात्रा भेद होता है। जब किसी शब्द में कोई दीर्घ मात्रा हर्ष में अथवा हर्ष मात्रा दीर्घ में बदल जाती है, उसे मात्रा भेद कहा जाता है। जैसे संस्कृत का दुग्ध से दूध, पुत्र से पूत, आषाढ़ से अषाढ़। यहां आप देख रहे हैं कि मात्रा भेद हुआ है। दुग्ध, दा पे छोटे ऊ की मात्रा है, दुग्ध, दुग्ध से क्या बना? दूध, बड़े ऊ की मात्रा हो गई। पुत्र, पा पे छोटे ऊ की मात्रा है, पुत्र से बना पूत, बड़े ऊ की मात्रा हो गई पा पे। तो मात्रा भेद के कारण भी ध्वनियां परिवर्तित होती हैं। इसी प्रकार अल्प प्राणीकरण, जहां कोई महाप्राण ध्वनि परिवर्तित होकर अल्प प्राण ध्वनि हो जाए, उसे अल्प प्राणीकरण कहते हैं। जैसे सिंधु से हिंदू, भगिनी से बहिन, कर्ण से कान। यहां अल्प प्राणीकरण हो रहा है। जो महाप्राण ध्वनियां हैं वो अल्प प्राण में परिवर्तित हो रही हैं। ठीक इसके विपरीत, जिस प्रकार से महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण ध्वनियों में परिवर्तित होती हैं, उसी प्रकार से महाप्राणीकरण होता है। जब किसी शब्द में अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण में परिवर्तित हो जाए, उसे महाप्राणीकरण कहा जाता है। जैसे गृह से घर, वन से वन, वाटिका से बाग, पादप से पेड़,
वट से बड़, ये महाप्राणीकरण के उदाहरण हैं। इनके अतिरिक्त ऊष्मीकरण, जब किसी शब्द में पहले से जो ध्वनि ऊष्म ना हो और वह ऊष्म में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊष्मीकरण कहते हैं। केंतुम और शतम वर्ग की भाषाओं में क्रमशः क और श या स ध्वनियाँ ऊष्म में परिवर्तित हो गई हैं। ऐसे उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अनुनासिकीकरण होता है। किसी शब्द में जो ध्वनि पहले अनुनासिक ना हो लेकिन बाद में उसमें अनुनासिकता का समावेश हो जाए, उसे अनुनासिकीकरण कहा जाता है। जैसे ग्राम शब्द से गांव, छाया शब्द से छांव, सर्प से सांप, वाष्प से भाप, श्वास से सांस, अश्रु से आंसू, हास्य से हंसी। ये सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि जो ध्वनियाँ अनुनासिक नहीं थी उनमें अनुनासिकता का समावेश हो गया है। इसके अतिरिक्त आता है आपका संधि। जब अलग अलग ध्वनियों में मेल या संधि हो जाती है उसे संधि का ध्वनि परिवर्तन कहा जाता है। जैसे नईन से नैन, बैन से बैन, कौन से कौन। और ये आप जो है देखते ही हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर उन्हीं में वो लोप, आगम, विकार और प्रकृति भाव के अनुसार ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। इनके अतिरिक्त भ्रामक व्युत्पत्ति के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता है। जब अज्ञानवश किसी अन्य भाषा के शब्द को अपनी भाषा की ध्वनियों में मनगढ़ंत ढंग से प्रयोग किया जाए उसे भ्रामक व्युत्पत्ति कहा जाता है। जैसे कलेक्टर को कलट्टर, लाड से लाट। ये ऐसे असंख्य बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें आप देखते हैं कि ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आज के इस व्याख्यान के माध्यम से हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण से आप परिचित हुए होंगे। आपने देखा होगा कि स्वर को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है और ध्वनि में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी कौन कौन सी दिशाएं, किन किन दिशाओं में परिवर्तन हो सकते हैं, वो आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब अंत में व्याख्यान संख्या 7 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1 ब, प्रश्न 2 अ, प्रश्न 3 द, प्रश्न 4 स, प्रश्न 5 ब। अब आपके लिए स्वयं मूल्यांकन हेतु आज के व्याख्यान पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ हैं जिनके माध्यम से सही विकल्पों का चयन करके आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी ध्वनियों को मूल रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? अ 2, ब 3, स 4, द 5। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। अ जो आपका विकल्प आ है, ए विकल्प बा, आ विकल्प सा, ई विकल्प दा, ऊ। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से मध्य स्वर का उदाहरण है। विकल्प आ ई यानी छोटी ई, विकल्प बा उ यानी छोटा ऊ, विकल्प सा ओ और विकल्प दा अ। प्रश्न 4 है, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद होते हैं। अ 2, ब 3, स 4, द 5। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है कहलाते हैं। अ दीर्घ स्वर,
ब हर्ष स्वर, स प्लुत स्वर, द संयुक्त स्वर। धन्यवाद।